सदर जलसा जनाब कोलसे पाटिल साहब, हमारे भाई नासिर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, जो नेग्लेक्ट किया गया इन माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर पे, उसकी वजह से दूसरी पार्टीज आई और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का वो हाल हुआ जो हुआ। आरएसएस के 1 लाख से ज़्यादा एनजीओज हैं। संविधान में जिम्मेदारी, ये जो सब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कानून हैं, जो मुस्लिम एडवोकेट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम, जो द मेनली डिस्कशन जो है आज वक्फ बिल 2024, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल को पेश करके पास करना कोशिश कर रहे। इसमें वेरी सीरियस मैटर्स जो हैं, हमारे मुस्लिम वक्फ इंस्टीट्यूशन में नॉन मुस्लिम्स को इंटरफेरेंस करना उसका मेन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम हिंदू मेंबर स्टेट वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट, अगर 2 एक हिंदूज नॉन मुस्लिम्स अगर वक्फ बोर्ड में 2 जना को नॉमिनेट करते हैं या प्रेजेंट रखते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के तहत जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कहा तुम्हें 2 मुस्लिम मेंबर्स को डालें क्या डालने तैयार है? नहीं। तो ये 2 हिंदू ये वक्फ इंस्टीट्यूशन में कई को डालते हैं? अगर डालना रहा है तो हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के नीचे कितने हिंदू ट्रस्ट हैं, तो उसके अंदर भी 2 मुस्लिम्स को डालो। दूसरी बात है, जो भी एक वक्फ डिस्प्यूट आया तो पावर्स क्या रहता, वक्फ ट्रिब्यूनल को था, तो आज ये अमेंडमेंट बिल में डीसी को दे रहे हैं। उन्होंने डीसी को देखो उसे टोटली डीसी का पावर्स रखे मुस्लिम्स के जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, ये पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिक नहीं, तो वक्फ का मालिक जो है अल्लाह है। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, मुतवल्ली मैनेजमेंट जो रहता है मैनेजरियल अथॉरिटी रहती। तो ये वक्फ इंस्टीट्यूशन में इनकम नहीं है अपना, क्या कब्रिस्तान से क्या इनकम है? क्या ईदगाह से क्या अपना इनकम है? क्या मस्जिद से क्या हमारा इनकम है? इनकम नहीं है। तो इसलिए क्या मैं ये चाहता हूँ, देयर इंटेंशन इज टू बैड, दे वांट टू कंट्रोल वक्फ इंस्टीट्यूशन, they want to control this work institution through this amendment bill. Therefore we are all opposing and will oppose to the teeth and neck till we achieve this. If even in spite of the past, then we challenge it in Supreme Court. That's all. Thank you. क्या साबित करना चाह रहे सर? महमूद प्राचा साहब जो आए थे, आज उनका क्या पैगाम था उसको? तो महमूद साहब क्या उनका एक प्रपोजल था, उन्होंने क्या करे, उन्होंने एक 10 पॉइंट रखे थे, जो उसके अंदर जो है ये मुस्लिम डिस्प्यूट के बहुत सारे वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो ये डीसी को पावर्स जाना इज नॉट नेसेसरी, और वो सब डिलीट करना। एंड देयर इज नो, उनका क्या है, वक्फ एक्ट में क्या भी नहीं। देखो, वक्फ एक्ट 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ फर्स्ट, 1995 में सेकंड अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 2013 में सेकंड अमेंडमेंट हुआ। तो इसके अंदर मिस्टेक्स क्या हैं, फ्लॉस क्या हैं? कई को गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों 1-2 हिंदू मेंबर्स को इसके अंदर डालना चाहता है। और इसके अंदर हो रहा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम असेंबली और पार्लियामेंट, नॉट नेसेसरली मुस्लिम वर्ग है उनका। दे वांट टू इंडक्ट non-Muslims into वक्फ इंस्टीट्यूशन। वी स्ट्रांगली अपोज इट, वी स्ट्रांगली अपोज दिस अमेंडमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन, के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे सर?
देखो, अगर प्रोविजन काढो, अगर नो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इज देयर इन असेंबली, then alternatively option should be made that other any advocate को रिप्रेजेंटेशन दो तो उसके अंदर और देना रहा तो ना, एक एजुकेटेड किसी भी दूसरे क्षेत्र में दो। वही नॉन मुस्लिम शुड नॉट एंटर इनटू वक्फ इंस्टीट्यूशन। वी हैव वेरी strong opposition for that. So therefore, their intention is, bad intention is, thousands to acres of the work properties are there. It's only they want to capture it. That's all their intention is. Therefore, we oppose it and we'll go on opposing it till. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ये बताता हूँ, मैं बाबू बेड़गली एडवोकेट हुबली और मेरे साथीदार सब मिलकर एक कर्नाटक स्टेट में जो अब तक नहीं हुआ था एडवोकेट्स में, वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग सब रेडी हुए। ये एडवोकेट कॉन्फ्रेंस करना, मुस्लिम्स एडवोकेट कर्नाटक में जहाँ जहाँ बेंगलुरु, मैसूर, कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, तो कोलार हुआ, बेंगलुरु हुआ, मैसूर हुआ, दावणगेरे हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, बीजापुर हुआ, गुलबर्गा हुआ, बीदर हुआ, सब एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस है आज का। मैं जब से 27 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जहां तक मुझे सीनियर्स बोले जो 50 साल की जो प्रैक्टिस किए हैं, अब तक कर्नाटका स्टेट में कोई मुस्लिम एडवोकेट कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। सो ये प्लेटफॉर्म करने के लिए मेरे बहुत सारे साथी, हमें इंटेंशन क्या था इसके अंदर बोले तो सभी मुस्लिम एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म को ला के जो हम ना एक क्या बोलते हैं, सोसाइटी पिलर बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं, जो सोसाइटी के बारे में हमें एडवोकेट्स एक बार पिलर में आने, एक बार जमने के बाद प्लेटफॉर्म में लोगों को हमारे हाथ से क्या सर्विस होता, जो आज क्या है कि किसी को तकलीफ हो, या जो आजकल जो केस सामने को अननेसरी केसेस डाल रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इसमें हम सब लोग एकजुट होकर इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे। तब आज का एक बर्निंग इशू था, तो मेरे दोस्तों ने, बेंडीगिरीस ने, शिवरली ने और बगली और हमारे मुल्ला साहब, अयूब, ऐसे सब साथी हैं हमारे लकुंडी और अक्की, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। वो साथी सब मिलके क्या बोले, नहीं ये वक्फ अमेंडमेंट का इश्यू उठाएंगे, तो इश्यू बहुत ये है, बर्निंग इश्यू है। तो इश्यू में हमें पराचे साहब को, जो ये सुप्रीम कोर्ट के एक एमिनेंट लॉयर है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी है, तो उनको अप्रोच है, वो भी एक्सेप्ट हुए। बाद में नासिर हुसैन, बाद में और एक हमारे खोसले पाटिल है जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, उनसे अप्रोच है, वो भी एग्री हुए। ये होने के बाद नासिर हुसैन साहब, एक सवाल उठा, आपने किसी ने पूछा नासिर हुसैन साहब को एडवोकेट नहीं है यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ इश्यू रखा था वक्फ अमेंडमेंट का, तो कर्नाटका से रिप्रेजेंटेटिव जेपीसी कमेटी को नासिर हुसैन साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब थे, तो इसीलिए वो इससे उनको बुला के उनको आज एक हमें रेजोल्यूशन पास करके कंडम करके हमें टेक्निकल हमारा जो लीगली जो ये रहता है ड्राफ्ट करके सभी बार एसोसिएशन का नाम डाल के, जो ऑल ओवर कर्नाटका में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट बार से तालुका का नाम डाल के उनको मेमोरेंडम दिया, ये जाके आप जेपीसी कमेटी में रखिए, हमें एजुटेशन किए। आगे हम लोग सभी वकील मिलके एकजुट होकर ये अमेंडमेंट बिल के साथ साथ सोसाइटी की जो भी तकलीफें हैं सभी मिलके इसमें हम बड़े चढ़ के हिस्सा लेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और इसमें सभी मेरे साथ बेलगाम के बहुत सारे एडवोकेट्स, धारवाड़ के बहुत सारे एडवोकेट्स, धारवाड़ में हमारे बगली है, पठान साहब है, हाँ हावेरी के है, चित्रदुर्ग है, दावणगेरे, बहुत सारे एडवोकेट्स, कपड़ा, बहुत सारे एडवोकेट्स पिक्चर में नहीं आए, बिहाइंड बैक होके एक प्रोग्राम को, एक कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुली बनाया है। मैं आपके मीडिया के जरिए सभी एडवोकेट्सों को, सभी बार मेंबरों को जो वेरियस स्टेट बार से, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी जब भी ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस के लिए, ये सब आप मीडिया का फ्रीडम हो, हमारे HDMC हो, और सारे बहुत सारे न्यूज़ है चैनल, FN चैनल, HN है, HSF है, के न्यूज़ है, क्योंकि आपने भी जो हमारे पास से आके जो हाईलाइट किया लोगों में, हमारे एडवोकेट तक हमारी बात पहुंचाई, इससे पहला कॉन्फ्रेंस से पहला, तो ये सब जमने के लिए भी एक कारण है। तो इसलिए मैं आपका भी, मैं सभी हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपसे ऐसा ही आगे ताउन रखने की ख्वाहिश भी रखता हूँ। ये कहते हुए मेरी जगह लेता हूँ, शुक्रिया। मेरा नाम आफरीन कित्तूर, दांडेली बार से ताल्लुक रखती हूँ और वहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ।
आज जो यहाँ पे किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, इन सब लोगों ने, यहाँ के धारवाड़ और हुबली के जमा हुए कई एडवोकेट्स ने मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इन्होंने ये सोचा कि हम सब एडवोकेट्स को बुलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात उन सब का हम थैंकफुल हैं, बिकॉज पहली बात यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है कि वक्फ मतलब क्या, वक्फ के अमेंडमेंट्स कितने बार हुए हैं, वक्फ का बिल क्या है, वक्फ किसके लिए है, ये सब नॉलेज इन्होंने हम सब जूनियर वकील को या फिर जो भी और वकील थे उन सबको बुला के एक ब्रांड नॉलेज दी है कि हमें उसे कैसे टैकल करना चाहिए, कि हमें वेदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जारी होनी चाहिए या नहीं जारी होनी चाहिए। अगर जारी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, जब ऑलरेडी 2013 में किया गया था। तो यहाँ पे हमें जो ये नॉलेज इन लोगों ने दिया है वो एक वाइड नॉलेज दिया गया, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड फॉरवर्ड गोइंग हम आपके प्रेस से एक विनती करते हैं एंड वी डिजायर कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं इसे प्लीज और लोगों तक पहुंचाइए कि वेदर वक्फ अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं। पहली बात ये है, वेदर वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है। होना जरूरी है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगे, लोगों में दहशत मचेगा, आवाम में दहशत मचेगी, इधर उधर इश्यूज रेज अप होंगे जो हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब नॉलेज शेयर करें, हर एक इंसान को, ये कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं है, हर एक इंसान को एक नॉलेज मिले कि व्हाट इज वक्फ, वक्फ किसके लिए था और कैसे उसका प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हम डांडोली से आए हैं, क्या जिस तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है वैसे भी क्या वहीं वहाँ पर भी क्या आप भी काम कर रहे हैं? जी, आज ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हर एक एरिया से यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कि हम आगे जाके उसे कैसे प्रोसेस करेंगे अपने अपने एरियाज में। तो अब जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ, सुबह हुआ, एक सेशन लिया गया, अब आगे चल के इंशाल्लाह जरूर हम अपने अपने एरिया में, आई थिंक मैं ही नहीं दांडेली की, हर कोई जो भी आए हैं वो अपने अपने एरिया में उसे बखूबी प्रोसेस करेंगे और एक इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2024 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತು। ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 1932 ವಕ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು। ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನಂದ 1956 ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 2005 ಒಳಗೆ ಎಂದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದ್ ಬಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಈ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1995 ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಲ ಬಂತು। ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2013 ಒಳಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದು ಆದ ನಂತರ ಈಗ 2024 ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ 44 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂಟಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಕೇವಲ 17 ನಿಮಿಷದ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಏನೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೃಪೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು। ಮುಂದೆ ಜೆಪಿಸಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು। ಆ ಜೆಪಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ 31 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 31 ಜನ 17 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು 2-3 ಇದ್ದದ। ಈಗ ಜೆಪಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 24 ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಾರ। ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ MP ಅಂತಿತ್ತು, 2 ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ MLAಗಳು ಅಂತಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಕೀಲರು ಆರಿಸೋದಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು। ಈಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾವುದೇ MP ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ MLA ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ। ಅದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತಿತ್ತು। ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಈಗ ದರ್ಗಾ, ಮಸೂದಿ, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಹೊಸ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 108, 109, 110 ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೈದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಕಬಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು। ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DC ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮೊದಲು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಂತ ಆಸ್ತಿನ ಅದು ಗೆಜೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? DC ಮಾಡ್ತಾರೆ।
ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನ ಆ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 24 ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಕೀಲರು, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರು, ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇವತ್ತು ಜನ ವಕೀಲರು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು, ಬಾಬು, ಆಸಿಫ್ ಸರ್, ಈ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತ ಕಾಂಬೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ.